नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामला, सरगना 3 और अभ्यर्थी 2 दिन की रिमांड पर। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक सॉल्वर गिरोह मामले में हुए सरगना समेत 5 मुख्य आरोपियों और 3 अभ्यर्थियों को रिमांड पर लिया गया है। तमाड़ पुलिस ने अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सभी को 5 दिन की रिमांड पर लेने का आवेदन अदालत में दिया था। अदालत ने सरगना अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। वहीं 3 अभ्यर्थियों को 2 दिन की रिमांड पर लेने का आदेश दिया गया है। सोमवार से रिमांड अवधि शुरू हुई, जो बुधवार को खत्म होगी। अभ्यर्थियों की रिमांड मंगलवार को पूरी हो जाएगी। पुलिस इनसे पेपर लीक नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य सफेद पोशों के बारे में सुराग जुटाने की कोशिश करेगी। सूत्रों का कहना है कि रिमांड के दौरान सरगना और अभ्यर्थियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है, जिससे कि ये पता चल सके कि साजिश कहां से रची गई थी। इसी मामले में गिरफ्तार 74 अन्य अभ्यर्थियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। 14 से 17 अप्रैल के बीच 150 अभ्यर्थियों ने जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सभी याचिकाओं पर 20 अप्रैल को सुनवाई तय की थी और केस डायरी मांगी थी। सोमवार को केस डायरी पेश नहीं की गई, इसके कारण सुनवाई टल गई और अगली तारीख 25 अप्रैल तय की गई है। उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक की शिकायतें सामने आई थी। जांच में पुलिस ने तमाड़ के रड़गांव और अन्य जगहों से सरगना समेत 166 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी से पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन ने 299 सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। कहा कि बेहतर काम पर मिलेगा इनाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 299 नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षक लीडी सुपरवाइजर शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बाल विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाओं के कार्यों की नियमित रैंकिंग की जाएगी। जो अधिकारी और कर्मी धरातल पर बेहतर परिणाम देंगे, सरकार उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करेगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और जवाबदेही दोनों जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य गठन के एक लंबे अरसे के बाद सीडीपीओ की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो पाई है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि चयनित अभ्यर्थियों में 50% महिलाओं ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाते हुए बाजी मारी है। सीएम ने कहा, लाखों अभ्यर्थियों में से आपका चयन होना ये दर्शाता है कि आप में कुछ विशेष प्रतिभा है। अब इस प्रतिभा का लाभ राज्य की जनता और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। झारखंड में गर्मी का कहर, कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड में अप्रैल महीने में कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। अप्रैल महीने में ही रांची का पारा 40 डिग्री से पार कर गया है, जबकि मेदिनीनगर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस और बोकारो का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जहां एक और अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश से राहत मिली है। सिमडेगा में सोमवार को 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। खूंटी में भी छिटपुट बारिश हुई। बारिश के कारण यहां के लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 अप्रैल को राजधानी रांची, बोकारो, धनबाद सहित कई इलाकों में लू चलेगी। इसे देखते हुए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एसी कोच में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार, शिकायत के बाद भी बैग नहीं मिला। अब यात्री को रेलवे देगा 1,25,000 रुपए। ट्रेन के आरक्षित कोच में सफर के दौरान यात्री के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर जिला उपभोक्ता आयोग पटना ने रेलवे पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने एक महिला यात्री के साथ हुई चोरी की घटना में सेवा में कमी पाते हुए रेलवे को 1 लाख रुपए मुआवजा और 25,000 रुपए मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। साथ ही बरामद किए गए 2 मोबाइल फोन भी यात्री को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला मधेपुरा की निवासी साधना देवी से जुड़ा है, जो वर्तमान में पटना के राजापुर इलाके में रहती हैं। 12 जुलाई 2017 को साधना देवी अपने पति विजय कुमार गुप्ता के साथ ट्रेन संख्या 12142 यानी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 3rd AC से यात्रा कर रही थीं। दोनों यात्रियों को कोच B5 में बर्थ संख्या 61 व 62 आवंटित की गई थी। दोपहर 12 बजे जब वो अपनी बर्थ पर सो रही थीं, तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और उनका बैग छीन लिया। ये घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के खुलने के तुरंत बाद जबलपुर व मदन महल रेलवे स्टेशन के बीच घटी, जिसके बाद पीड़िता ने इस संबंध में TTE और GRP में शिकायत दर्ज कराई थी। बैग में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 100 रियाल यानी 2000 रुपए, भारतीय मुद्रा, 29.95 ग्राम का सोने का लॉकेट, 2 SBI ATM कार्ड, ICICI बैंक कार्ड, पासबुक व चेक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, कलाई घड़ी, घर की चाबियां और 3 मोबाइल फोन थे। आयोग के मुताबिक विपक्षी पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि उपस्थित हुए, लेकिन अन्य नहीं पहुंचे। इसलिए आयोग ने बाकी सभी विपक्षी पक्षों के खिलाफ मामले की एक तरफा सुनवाई करने का निर्णय लिया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने पाया कि आरक्षित कोच में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश और चोरी की घटना रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है। रेलवे की ओर से पेश दलीलों में बताया गया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे 2 मोबाइल बरामद हुए। हालांकि चोरी किया गया अन्य कीमती सामान बरामद नहीं हो सका। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने में विफल रहा। साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने रेल अधीक्षक पटना व रेल अधीक्षक जबलपुर को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा दें। इसके अलावा 25,000 रुपए केस लड़ने के खर्च के रूप में देने होंगे। आयोग ने आदेश के अनुपालन के लिए 60 दिनों का समय दिया है। पीएम मोदी की झालमुड़ी के बाद चंपाई सोरेन की माछ भात खाते तस्वीर वायरल। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनावों में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है और बंगाल पर सत्ता के लिए ये जंग नैरेटिव बनाने बिगाड़ने के दौर में पहुंच चुकी है। परसों झारग्राम से पीएम नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी खाते तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की एक तस्वीर कल शाम से वायरल हो रही है, जिसमें वे माछ भात खाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को ममता बनर्जी के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार आने पर बंगाल में मीट, मछली और अंडा बैन कर दिया जाएगा। चंपाई सोरेन ने तस्वीर को एक्स पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर के कैप्शन में पूर्व सीएम ने लिखा है, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के बीच माछ भात का आनंद लेते हुए। कल शाम पोस्ट हुई ये तस्वीर तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अब तक इसे कई लोगों द्वारा देखा जा चुका है। इसके कमेंट में कई लोगों ने इसे ममता बनर्जी और टीएमसी की राजनीति का बेहतरीन जवाब बताया है। झारग्राम से लेकर खड़गपुर तक इस तस्वीर की चर्चा हर चौक चौराहों पर हो रही है। बहरहाल बंगाल के जनमानस के दिल में बसे झालमुड़ी और माछ भात जैसे खानपान से नजदीकी दिखाकर भाजपा ने कहीं ना कहीं एक सटीक चुनावी दांव खेला है, जिसका असर भी दिख रहा है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है, जिसमें भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। चुनाव का परिणाम 4 मई को आएगा। झारखंड हाईकोर्ट से अधिवक्ता महेश तिवारी को बड़ी राहत, वकालत लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता महेश तिवारी के वकालत लाइसेंस निलंबन मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी का पक्ष विस्तार से सुना और इसके बाद स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी निलंबन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस आदेश के बाद महेश तिवारी के दोबारा वकालत शुरू करने का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही माननीय अदालत ने प्रतिवादी झारखंड स्टेट बार काउंसिल को इस मामले में अपना विस्तृत पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि किन परिस्थितियों और विधिक आधारों पर लाइसेंस निलंबन की ये कार्रवाई की गई। काउंसिल को जल्द ही अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य महेश तिवारी ने अपने लाइसेंस के निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। दरअसल रांची सिविल कोर्ट ने एक पुराने मामले में महेश तिवारी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसी सजा के आधार पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने एडवोकेट एक्ट की धारा 24A सेक्शन 24A के तहत कार्यवाही करते हुए उनका लाइसेंस 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था। प्रार्थी ने अपनी याचिका में इस कार्यवाही को अनुचित और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध बताते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश को महेश तिवारी के लिए एक बड़ी प्रारंभिक जीत माना जा रहा है। अब बार काउंसिल द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब के आधार पर ही अदालत आगे का रुख स्पष्ट करेगी। ये मामला राज्य के वकीलों के बीच काफी सुर्खियों में है, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक अधिवक्ता के पेशे और विधिक नियमों की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला, 28 करोड़ के गबन के आरोपी धीरेन्द्र सिंह की जमानत खारिज,
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध। हजारीबाग जिले के बहुचर्चित 28 करोड़ रुपए के ट्रेजरी कोषागार घोटाले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायाधीश कुमारी निकिता की अदालत ने प्राथमिक अभियुक्त और पुलिस विभाग की लेखा शाखा के कर्मी धीरेन्द्र सिंह की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और सरकारी राशि के सुनियोजित गबन को देखते हुए प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने घोटाले के अन्य आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस घोटाले की परतें 8 अप्रैल 2026 को उस समय खुलनी शुरू हुई जब झारखंड सरकार के वित्त विभाग, कोषागार एवं संस्थागत वित्त निदेशालय ने डेटा का गहन विश्लेषण किया। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पिछले 8 वर्षों के दौरान जिला कोषागार से मात्र 2 बैंक खातों में 15.41 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए थे। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, घोटाले की कुल राशि 28 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच टीम ने खुलासा किया कि इस पूरे खेल में पुलिस विभाग की लेखा शाखा में तैनात 3 सिपाही शंभू कुमार, रजनीश सिंह और धीरेन्द्र सिंह सीधे तौर पर संलिप्त थे। इन पुलिसकर्मियों ने सरकारी राशि की अवैध निकासी कर उसे विभिन्न संदिग्ध खातों में ट्रांसफर किया। इस भ्रष्टाचार में शंभू कुमार और रजनीश सिंह की पत्नियों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। लो सिंघना थाना में कांड संख्या 32/2026 के तहत दर्ज इस मामले में पुलिस अब खातों के ट्रेल को खंगाल रही है। डीसी ने किया समाहरणालय के अलग अलग कार्यालयों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। झारखंड के गढ़वा जिला में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अनन्य मित्तल ने समाहरणालय परिसर स्थित अलग अलग विभागों और प्लास स्मार्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यालयों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और अधिकारियों को जनसेवा के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने राजस्व कार्यालय, भू अर्जन, कोषागार, नजरात, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा कोषांग और समाज कल्याण कार्यालयों का भ्रमण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजी की जांच की और अभिलेखों की स्थिति देखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कर्मी समय पर कार्यालय आएं और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें, जिससे कि आम जन को दी जाने वाली सेवाओं में देरी ना हो। डीसी ने कार्यालय परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि परिसर में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, शौचालयों को साफ सुथरा और इस्तेमाल के योग्य रखा जाए, फाइलों का रखरखाव सही तरीके से हो, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित प्लास स्मार्ट का भी निरीक्षण किया। वहां उपलब्ध सामग्री और कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अनुशासन, स्वच्छता और पारदर्शिता ही सुशासन के मूल आधार हैं। इस निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के साथ अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजय कुमार प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंकज कुमार गिरी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। जेटेट 2026 आज से भरे जाएंगे आवेदन। 10 साल के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में मिलू बड़ी छूट। झारखंड में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए एक बहुप्रतीक्षित खबर सामने आई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार 21 अप्रैल से विधिवत शुरू होने जा रही है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 21 मई तक अपना आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर जमा कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। ये पूरी आवेदन प्रक्रिया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नवीन प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाएगी। परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा में अभ्यर्थियों को ऐतिहासिक छूट दी गई है। राज्य में पिछली जेटेट परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी, जिसके कारण वर्तमान परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में सीधे 9 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा। ये निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे अंतराल के कारण उम्र सीमा पार कर रहे थे। नियमावली के अनुसार कक्षा 1 से 5 प्राथमिक और कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए योग्यता रखते हैं, वे एक साथ दोनों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। एक विशेष जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने वर्ष 2024 में विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के तहत पूर्व में आवेदन किया था। उन सभी पुराने आवेदकों को भी इस बार नया आवेदन भरना अनिवार्य होगा। उन्हें नियमावली 2026 के प्रावधानों के अनुसार अपनी भाषा 1 और भाषा 2 का पुनः चयन करना होगा और अपनी सभी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। पार्टी की मजबूती में जुटी जेएमएम, जनगणना और झारखंड में होने वाले एसआईआर पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभेद्य बनाने की कवायद तेज कर दी है।
मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को मानसिक और संगठनात्मक रूप से तैयार करना था। बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR और आगामी जनगणना जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल कराना पार्टी की प्राथमिकता है और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा केंद्र को भेज दी है, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जनता के बीच जाकर केंद्र के इस उदासीन रवैये को उजागर करें। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन 12 जिलों से आए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात में प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि बूथ, पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटियों को पुनर्गठित और सक्रिय किया जाए। विशेष रूप से नगर और महानगर कमेटियों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया ताकि शहरी क्षेत्रों के भी पार्टी का आधार मजबूत हो सके। बैठक में भाजपा के कथित राजनीतिक षड्यंत्रों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने जोर दिया कि SIR के नाम पर किसी भी नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पुल का कार्य करें। साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए जल्द ही एक विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। रामगढ़ में बड़ी लूट, पिस्तल तानकर लूटे 1 करोड़ से अधिक के आभूषण, भाग रहे 2 अपराधियों को पब्लिक ने पकड़ा। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर रजरप्पा मोड़ पर मंगलवार दोपहर हथियारबंद अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अपराधियों ने शिव शंकर ज्वेलर्स नामक दुकान को निशाना बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे 5 से 6 की संख्या में अपराधी रजरप्पा मोड़ पहुंचे। अपराधियों ने पहले उत्तम ज्वेलर्स और फिर शिवनारायण ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर प्रवेश किया और आभूषण दिखाने को कहा, लेकिन दुकानदारों की सतर्कता के कारण वे वहां सफल नहीं हो सके। इसके बाद अपराधियों ने शिव शंकर ज्वेलर्स में प्रवेश किया। दुकान में घुसते ही उन्होंने व्यवसायी विष्णु वर्मा से सोने की चेन दिखाने की मांग की और अचानक उन पर पिस्तल तान दी। जान से मारने की धमकी देकर अपराधियों ने चंद मिनटों में ही दुकान में रखे कीमती गहने और गले में रखी नकदी समेट ली। अपराधी जब लूट का सामान लेकर भागने लगे तभी व्यवसायी के भाई विवेक वर्मा ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया और आसपास के लोगों को एकत्रित कर लिया। उन्होंने दुकान की ग्रिल बंद करने का प्रयास किया, जिससे अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। जहां 3 से 4 अपराधी लूट का बड़ा हिस्सा लेकर भागने में सफल रहे, वहीं ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को मौके पर ही दबोच लिया। आक्रोशित भीड़ ने पकड़े गए अपराधियों की जमकर धुनाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुमका के जमुनिया के पास पलटे ट्रक से अवैध शराब बरामद, बिहार ले जाने की थी तैयारी। झारखंड में NH 133 चोपा मोड़ गुड्डा मुख्य सड़क मार्ग पर जमुनिया गांव के पास सोमवार देर रात पलटे ट्रक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक में आटा और डिटर्जेंट के बोरों के बीच शराब की पेटियां छुपाकर रखी गई थीं। दुर्घटना के बाद जब बोरे सड़क पर बिखरे तो उसमें से शराब की बोतलें बाहर निकल आईं, जिससे पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा सर्किल इंस्पेक्टर बिशुनदेव पासवान सहित सरैयाहाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए सड़क पर बिखरे सामान को हटवाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस जांच में प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि जब्त शराब की खेप को बिहार ले जाया जा रहा था, जहां इसकी खपत की योजना थी। मौके से बरामद शराब को जब्त कर करीब 15 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से थाना लाया जा रहा है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी को लेकर हलचल तेज हो गई है। चतरा पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, लावालौंग में 24 लाख की अफीम और भारी मात्रा में डोडा जब्त। चतरा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा एसपी के विशेष निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जारी सघन तलाशी अभियान के दौरान लावालौंग थाना पुलिस ने करीब 24 लाख रुपए बाजार मूल्य की अवैध अफीम और डोडा की बड़ी खेप जब्त की है। इस कार्रवाई से अफीम तस्करों के सिंडिकेट में हड़कंप व्याप्त है। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भाव साहब ने घटना की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के सलमा गांव के बानाटुंगरी टोला निवासी जतन गंजू और बालेश्वर गंजू ने अपने घरों में भारी मात्रा में अवैध अफीम और डोडा का भंडारण कर रखा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार और सशस्त्र बल के जवानों ने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 किलो 329 ग्राम शुद्ध अवैध अफीम, 85 किलो 870 ग्राम डोडा और 29 किलो 320 ग्राम पोस्ता दाना बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थों की कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपए आंकी गई है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस की टीम जब गांव पहुंची तो अंधेरे और भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर आरोपी तस्कर जतन गंजू और बालेश्वर गंजू मौके से फरार होने में सफल रहे। हालांकि पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चतरा को नशा मुक्त बनाने के लिए तस्करों के खिलाफ यह कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गिरिडीह में झारखंड बिजली वितरण निगम के गोदाम में लगी आग, 1 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। झारखंड के गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित मोदी धर्मशाला के बगल में स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम कार्यालय के गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। इस घटना से 1 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की लपटें और तेज धुआं निकलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। इधर आग की लपटों की चपेट में आकर मौके पर स्थित 2 झोपड़ी नुमा दुकान भी जलकर खाक हो गया। जब स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी तो उधर से जवाब आया कि अभी दोनों गाड़ियां निकली हुई हैं, आने के बाद भेजते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेने के बाद आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के बाद पास में मोदी धर्मशाला में आग बुझाने के लिए किसी तरह का कोई संसाधन मौजूद नहीं रहने की वजह से कई तरह की चर्चाएं होने लगी। मोदी धर्मशाला बिजली वितरण निगम कार्यालय से सटा हुआ है। ऐसे में अगर आग की लपटें धर्मशाला तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सेवानिवृत्त जज अमिताभ कुमार बने झारखंड के लोकायुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। झारखंड की राजधानी रांची के लोक भवन में मंगलवार को आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त झारखंड के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायाधीश DN उपाध्याय के निधन के बाद से यह पद खाली था। शपथ ग्रहण के पूर्व राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा अमिताभ कुमार गुप्ता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति संबंधी वारंट पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने नवनियुक्त लोकायुक्त को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे और इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया के साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी, मेयर रोशनी खलको, गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदासा मिश्रा, रांची डीसी मंजुनाथ भाजयंत्री सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में झारखंड सरकार को लोकायुक्त और अन्य संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया था। राज्यपाल ने 16 अप्रैल को गुप्ता को झारखंड का लोकायुक्त नियुक्त किया था। अमिताभ कुमार गुप्ता का जन्म 31 मई 1959 को हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से LLB की उपाधि ली और उसी संस्थान से उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी की। उन्होंने 11 जून 1997 को बिहार उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें 2013 में झारखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और वो 30 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। बाबा नगरी में सावन की तैयारी अभी से तेज, कामरिया पथ पर बिछेगी महीन बालू, रूट लाइन में बनेंगे पंडाल। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुगम आयोजन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अभी से अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिले के नए उपायुक्त DC शशि प्रकाश सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाबा नगरी आने वाले प्रत्येक शिव भक्त का अनुभव सुखद और यादगार होना चाहिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कामरिया पथ की स्थिति पर विशेष चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कामरियों के चलने के लिए पूरे मार्ग पर महीन बालू बिछाने का कार्य समय पर पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, स्नान गृह और श्रद्धालुओं के ठहरने आवासन की व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा।
रूट लाइन में आकर्षक पंडाल निर्माण और पूरे मेला क्षेत्र की भव्य साज सज्जा सुनिश्चित करने का भी खाका तैयार किया गया। भीड़ नियंत्रण को सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए डीसी ने रूट लाइन और यातायात व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कांवरियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बैरिकेडिंग को और अधिक सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही प्रमुख स्थानों पर बड़े संकेतक बोर्ड, साइन बोर्ड्स और प्रभावी ट्रैफिक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए ताकि अत्यधिक भीड़ की स्थिति में भी भगदड़ जैसी अप्रिय स्थिति न बने। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि मेला के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और विद्युत व्यवस्था में शामिल सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन होना चाहिए। ऊर्जा विभाग को विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि वे अभी से बिजली आपूर्ति का नियमित ऑडिट शुरू कर दें ताकि सावन के दौरान बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से बिजली मिल सके। साथ ही उन्होंने पवित्र शिवगंगा सरोवर की निरंतर साफ सफाई और जल की गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया। गुमला के बसिया में बालू के धंधेबाजों पर कार्रवाई। अवैध भंडारण मामले में 10 पर नामजद केस। झारखंड के गुमला जिला के अंतर्गत बसिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू भंडारण के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिला खनन विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए कांड दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को जिला टास्क फोर्स द्वारा बसिया अंचल के मौजा बुगालोया सहित आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 30,000 घनफीट अवैध बालू जब्त किया गया था। इस मामले में जांच के बाद संलिप्त लोगों की पहचान करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में पार्थ सिंह, ईश्वर गोप, अजीत इंदवार, सोमरा उरांव, कुलदीप उरांव, बैजनाथ गोप, धर्मा बढ़िया, राजेंद्र गोप, कारू सिंह और जबर खान शामिल हैं। सभी आरोपी गुमला जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं। खनन विभाग के अनुसार संबंधित स्थल पर बिना किसी वैध पट्टा या अनुज्ञप्ति के बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण किया जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। ये काम खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 सहित झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 और झारखंड मिनरल्स अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियम 2017 का उल्लंघन है। बसिया थाना में दर्ज इस कांड की जांच सब इंस्पेक्टर संगम कुमार को सौंपी गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाबा बैद्यनाथ धाम में टूटा गठबंधन धागा, श्रद्धालुओं में मची होड़। झारखंड के देवघर में मंगलवार सुबह लगभग 9:30 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक अनोखी घटना ने श्रद्धालुओं के बीच उत्सुकता और आस्था का माहौल बना दिया। बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिरों को जोड़ने वाला पवित्र गठबंधन धागा अचानक टूट गया, जिससे कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में हल्की अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जैसे ही धागा टूटकर नीचे गिरा, दोनों मंदिरों की छत पर तैनात भंडारियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे संभाल लिया और बहुत मशक्कत के बाद फिर से बांध दिया। हालांकि इस दौरान धागे का एक हिस्सा नीचे रह गया, जिसे प्रसाद स्वरूप पाने के लिए श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों के बीच होड़ सी मच गई। हर कोई इस पवित्र धागे को अपने साथ ले जाने को उत्सुक दिखा। इस घटना को लेकर पुरोहितों के बीच अलग अलग मत सामने आए। कुछ पुरोहित इसे पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं, तो कुछ बाबा बैद्यनाथ और मैया पार्वती का आशीर्वाद। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कई श्रद्धालु इसे ईश्वरीय संकेत और आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं। उनके अनुसार गठबंधन का धागा प्रसाद रूप में मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है। धागा पाने वाले श्रद्धालु खुद को धन्य मानते नजर आए और इसे अपने जीवन में शुभ फल देने वाला मान रहे हैं। घटना चाहे तकनीकी कारणों से हुई हो या आस्था के संकेत के रूप में देखी जाए, लेकिन इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बाबा धाम में हर घटना श्रद्धा और विश्वास से जुड़ जाती है। यहाँ आने वाले भक्त हर परिस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का अनुभव करते हैं। जमशेदपुर डीसी की बेटी की शादी में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वर-वधू को दिया आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ रविवार को दीनदयाल नगर बूटी रोड स्थित IAS क्लब पहुंचे। मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन वहां उपायुक्त डीसी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर राजीव रंजन की बेटी ऋचा की शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर नव दंपत्ति वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने उपायुक्त राजीव रंजन और उनके सगे संबंधियों से मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई दी और खुशी जाहिर किया। शादी समारोह में मुख्यमंत्री सचिव अविनाश कुमार समेत राज्य कई अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को राजीव रंजन जमशेदपुर के डीसी बनाए गए थे।